नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव वर्मा और फिर से मैं आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की ये जो वीडियो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये जो वीडियो है उनके लिए बेनिफिट रहेगा जो फ्यूचर में एमए इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं और जो साथ में जिनका इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट में। तो इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो हैं आकाश जी, आकाश रंजन, जो एमए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं। तो आकाश जी, मैं आपका स्वागत करता हूं और पहला सवाल मैं आपसे ये पूछता हूं कि सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए और साथ में जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है इस विषय में आप हमें बताइए। जी धन्यवाद गौरव। तो मेरा नाम आकाश रंजन है और मैं बिहार से हूं और 12वीं तक की पढ़ाई मैंने बिहार से ही करी है और उसके बाद मैं बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स मैंने दिल्ली से 2021 में पास आउट हुआ हूं और उसके बाद 1 साल का मेरा गैप था और 2022 में मैंने HNV अग्रवाल विश्वविद्यालय में एमए इकोनॉमिक्स मैंने एडमिशन यहाँ लिया और अभी मैं 3rd सेमेस्टर 2nd ईयर का स्टूडेंट हूँ यहाँ HNV अग्रवाल विश्वविद्यालय में। रंजन जी, क्या इच्छा हुई आपकी कि आपको एमए इकोनॉमिक्स करना है? कैसे इंटरेस्ट आया एमए इकोनॉमिक्स में? बेसिकली होता है क्या कि जब आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स ग्रेजुएशन में होती है कि एक जो भी आपकी पढ़ाई होती है वो इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स की होती है जो बेसिक लेवल का होता है। तो आपको एडवांस वर्जन ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए और ज़्यादा डीपली पढ़ने के लिए मास्टर्स करना ज़रूरी है क्योंकि उसमें आपको एनालिटिकल चीज़ पढ़ाई जाती है जो रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल होती है, रियल इंडस्ट्री में एप्लीकेबल होती है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस होती है, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस होती है, जिसमें हमें पढ़ाया जाता है कि रियल टर्म में वो इकोनॉमिक मॉडल और इकोनॉमिक फिनोमेना काम कैसे कर रहा है। इसलिए मैंने अपना हायर एजुकेशन कंटिन्यू रखा। आकाश जी, जैसे मेरा भी कॉमर्स का बैकग्राउंड रहा तो मैंने भी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी एज अ सब्जेक्ट। बट जब आप मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हम किन किन क्षेत्रों को पढ़ते हैं, किन किन सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और क्या चीज़ें होती है एमए इकोनॉमिक्स में? तो मास्टर्स में बेसिकली होती है कि आपको 4 सेमेस्टर होती है। तो 4 सेमेस्टर में आपको 24 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जिसमें से जो मेजर सब्जेक्ट होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, पब्लिक फाइनेंस होती है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स होती है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स होती है, स्टैटिकल इकोनॉमिक्स होती है, फिर इकोनॉमेट्रिक्स होती है। इकोनॉमेट्रिक्स में होता है कि आपको इकोनॉमिक मॉडल जो थ्योरेटिकल चीज़ होती है उसको आप मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स के थ्रू पढ़ते हैं। तो इसलिए मैथमेटिकल बैकग्राउंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको हायर एजुकेशन में। इस कारण से थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होती है, थोड़ा टफ भी होता है, लेकिन आप अगर इंटरेस्टेड है, थोड़ा पैशनेट है इस सब्जेक्ट के लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जी। तो आकाश जी, जैसे जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे और जो छात्र ये कोर्स करना चाह रहे हैं तो उस कोर्स करने के बाद क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती है इस स्टूडेंट के लिए? तो ये कोर्स अगर जैसे मास्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स आपका कंप्लीट होता है तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। जैसे आरबीआई इकोनॉमिक्स स्टूडेंट के लिए स्पेशल वैकेंसी निकालती है। फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का एग्ज़ाम देकर आप इंडियन गवर्नमेंट के साथ काम कर सकते हैं। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारा ऑप्शन है। आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर से। लेकिन इस समय प्राइवेट सेक्टर में एक चीज़ होती, प्राइवेट सेक्टर में दिक्कत ये है कि आपको टेक्निकल बैकग्राउंड अच्छी होनी चाहिए। उसमें होता है कि आपको थोड़ी बहुत एक्सेल की अच्छी नॉलेज होना चाहिए। मैथमेटिकल बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है इसमें, और थोड़ी बहुत अगर कोडिंग आती है आपको जो मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स से रिलेटेड है तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए प्राइवेट सेक्टर में आगे ग्रो करने के लिए। ऐसा कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, अगर वो भी आप करेंगे और उसके बाद आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा प्राइवेट सेक्टर में, ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा। तो जैसे अभी आप एम इकोनॉमिक्स कर रहे हैं तो उसके अंदर किसी छात्र के अंदर क्या क्या की स्किल्स डेवलप होती है इस कोर्स के दौरान? अब जैसे इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो रियल लाइफ सब्जेक्ट है। जैसे अब रियल लाइफ में देखते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है,
तो ये सब चीज़ आप पढ़ते हैं तो आपको ये सब पैरामीटर समझ में आती है कि महंगाई बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, या सिर्फ डोमेस्टिक कारण है इसका, जो इंटरनेशनली जो कुछ हो रहा है किसी और देश में हो रहा है उसका इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, इसके कारण महंगाई बढ़ रही है। तो ये सब चीज़ आपको पढ़नी पड़ती है। वहाँ आप जाकर एक आप खुद का एक इकोनॉमिक एनालिसिस करते हो, एक कंक्लूजन में पहुँचते हो, बहुत सारे डेटा कलेक्ट करते हो, उस पर आपको पता चलता है कि जो चल रही है किस कारण से चल रही है, और उसका बहुत संभावना है कि आप उसका सॉल्यूशन ढूंढें। जैसे एक सवाल आपसे ये है कि जो हमारे जो भारत है यहाँ पर मिक्स्ड इकनॉमी चलती है, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म, बट कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि हम कैपिटलिज्म की ओर बढ़ रहे हैं। तो एज अ इकोनॉमिक स्टूडेंट आप क्या समझते हैं इस विषय में, क्या कहना चाहते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी, हमने जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय हमने मिक्स इकोनॉमी अपनाया। उस समय ज़रूरी इसलिए था कि जो गवर्नमेंट सेक्टर थे, जो प्राइवेट सेक्टर उतना ज़्यादा अच्छा था नहीं, और गरीबी बहुत ज़्यादा थी, तो हर चीज़ का डिसीजन सरकार को ही लेना था। गरीबी बहुत ज़्यादा है, भुखमरी बहुत ज़्यादा है, तो सरकार जो काम करेगी वो सोशल वेलफेयर के काम करेगी। जो प्राइवेट सेक्टर काम करती है वो प्रॉफिट के लिए काम करती है। तो जब वो प्रॉफिट के लिए काम करेगी तो फिर वो सोशल वेलफेयर के लिए नहीं काम करेगा। सोशल वेलफेयर में क्या होगा कि सरकार आपको सब्सिडाइज करती है चीज़ों पे, खाना पे, जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ है उस पे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ये करेगी नहीं, उसको अपना प्रॉफिट देखना है। तो जो गरीब लोग हैं, जो भूखे लोग हैं, उन्हें वो बेनिफिट वो नहीं दे पाएगी प्राइवेट सेक्टर। इसलिए गवर्नमेंट मिक्स इकोनॉमी में है कि कुछ चीज़ों को कंट्रोल करे जिस पे सभी को इक्वली चांस मिले, खाना मिले, कपड़ा मिले, बेसिक रोज़गार मिले, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। क्या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए क्या कैपिटलिज्म बेहतर है या नहीं है आपके हिसाब से? जो डेवलपिंग नेशन है उसके लिए कैपिटलिज्म मेरे अनुसार उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर कैपिटलिज्म होगी तो सिर्फ प्रॉफिट ड्रिवन इंडस्ट्री होगी। तो उसमें होगा कि बहुत सारे लोग जो बेरोज़गार हैं, जो गरीब है, वो छूट जाएंगे। तो इसमें सरकार की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, ताकि उन सभी नागरिक का वो ख्याल रखें, उन सभी नागरिक का बेसिक नेसेसिटीज़ है वो प्रोवाइड करें। तो इसमें है कि मिक्स इकोनॉमी डेवलपिंग के लिए ज़्यादा है। जब आप एक डेवलप्ड नेशन बन जाएंगे तब आप उस समय होगा कि सारे व्यक्ति कैपेबल होंगे कमाने के लिए, काम करने के लिए, उन्हें अच्छी नॉलेज होगी, अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी, अच्छे स्किल होंगे, ताकि वो जॉब बेहतरीन कर सके। आकाश जी, जैसे कोई स्टूडेंट है जो इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड रखता है और चाहता है कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो इकोनॉमिक्स में उसके बारे में उसको जानकारी रहे, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है? आप उसके लिए बेसिकली है कि आप इकोनॉमिक्स जर्नल पढ़ सकते हैं। वो जैसे जो भी हर एक देश की एक इकोनॉमिक एसोसिएशन होती है, जैसे इंडिया में इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन है, अमेरिका की है अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन। तो आप इससे अपडेटेड रहें, आप उनके वेबसाइट पे जाएँ, उनकी जर्नल जो छप रही है वो पढ़ें। लेकिन किसी भी देश की, जैसे इंडियन इकोनॉमी का आपको अगर करंट फिनोमेना जानना है कि इंडियन इकोनॉमी का सिचुएशन क्या चल रहा है, तो आप RBI की वेबसाइट पे जा सकते हैं। RBI की बुलेटिन छपती है, वो आप पढ़ सकते हैं। RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, किसी भी देश की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, उसे आप पढ़ सकते हैं। जो मनी सप्लाई है, जो इंटरेस्ट रेट है, जो रेपो रेट है, वो आपको RBI की वेबसाइट से मिल सकती है। एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उससे आपको पता चलेगा कि जो करेंट GDP है, जो क्वार्टरली GDP होती है 3 महीने की, उसमें आपको पता चलेगा कि अभी GDP की क्या सिचुएशन है, जो करेंट प्राइस पे GDP है और जो बेस प्राइस पे GDP है वो क्या सिचुएशन चल रही है। फिर से आपको इन्फ्लेशन जो महंगाई दर होती है वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। आकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे किसी देश में कहीं वॉर चल रही है, कहीं कुछ भी चीज़ें हैं, अनसर्टेनिटी चल रही है, तो वो कैसे हमारे किसी देश को प्रभावित करती है? कोई एग्जांपल हो, कुछ उदाहरण हो आपके पास इस तरह का? जैसे अगर किसी भी देश में वॉर हो रही है, तो अगर जिस देश में वॉर हो रही है, अगर उस देश पे हमारा डिपेंडेंसी किसी भी चीज़ को लेकर अगर डिपेंडेंसी है उस देश पे, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा इंपोर्ट कम होगा। अगर इंपोर्ट कम होगा तो फिर महंगाई बढ़ेगी, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो हमें प्रभावित करेगा। या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोई भी चीज़ उस देश में, तो अगर वो वॉर के टाइम में अगर वो इंपोर्ट ही नहीं कर रहा है वो देश सामान को, तो फिर हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो ख़राब होंगे, फिर वो बेकार चली जाएगी।
तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो इम्पैक्ट क्योंकि जो पूरी वर्ल्ड है वो इंटरडिपेंडेंसी बन चुकी है। हर देश एक दूसरे पे डिपेंडेंट है किसी न किसी चीज़ के लिए। तो कहीं भी कुछ होगा वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर देश को प्रभावित करेगा ही। तो मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो केवल स्टेट वाइज या रीजन वाइज नहीं है, वो पूरा वर्ल्ड ही इफेक्टली करता है। पूरी सोसाइटी को, पूरी वर्ल्ड को इफ़ेक्ट करेगा और डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबको इफ़ेक्ट करेगा, हर एक इंडिविजुअल को इफ़ेक्ट करेगा। कहें कि क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो महंगाई का जो भुगतान इंडिविजुअल को ही करना है। जैसे अभी भारत में भी कई सारी महंगाई बढ़ रही है हर चीज़ में, तो क्या मेजर कारण समझते हैं आप एज अ स्टूडेंट? जो महंगाई बढ़ रही है उसका मेजर कारण जो हो सकता है कि हमारे जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और प्रोडक्शन कम हो रहा हो। तो जो डिमांड है उसकी सप्लाई अगर फुलफ़िल हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जो बेसिक इकोनॉमिक्स है डिमांड एंड सप्लाई की, तो जितनी डिमांड है और उतनी सप्लाई है तो प्राइस नॉर्मल रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। लेकिन डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो महंगाई बढ़ेगा। वो जो प्रोड्यूसर है वो अपना प्रॉफिट निकालने के लिए, वो अपना जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो निकालने के लिए वो महंगाई बढ़ाएगा अपने को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। तो अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई अगर कम होगी तो महंगाई बढ़ेगा। और मेजर कारण मुझे यही लगता है कि जितनी डिमांड है उतना सप्लाई शायद नहीं हो रहा है, इस कारण से हो रही है, या प्रोडक्शन कम हो रही हो। हाँ, तो ऐसा कहा जा सकता है कि जो महंगाई है मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में हम ऐसा नहीं कह सकते ना कि एक फैक्टर की वजह से हो रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो आकाश जी, जैसे जो स्टूडेंट्स हैं अभी इन फ्यूचर वो मास्टर्स करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स में या यूजी करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस देंगे? जो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें आपको ऐसा कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत मेहनत वाली चीज़ सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन जो बेसिक चीज़ है कि आपकी मैथमेटिकल बैकग्राउंड होना थोड़ा सा ज़रूरी है। आप मैथमेटिक्स को, स्टैटिस्टिक्स को आप इग्नोर ना करें। जैसे जो अगर 10th के बाद अगर आपने आर्ट्स पढ़ा है या कॉमर्स पढ़ा है तो उसमें आप एज ए ऑप्शनल मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। अगर 10th तक भी अगर मैथ आपकी अच्छी है तो आप इकोनॉमिक्स बढ़िया से पढ़ सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर मैथमेटिकल बैकग्राउंड आपका थोड़ा सा अगर अच्छा होगा तो ये जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी और हायर एजुकेशन में आपको और ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वो मैथमेटिक्स बाद में और ज़्यादा काम आएगी। सिर्फ थियोरेटिकल इकोनॉमिक्स उतना ज़्यादा थ्रिलिंग नहीं है। अगर मैथमेटिक्स है, उसमें स्टैटिस्टिक्स है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाती है। तो ऐसा हम कह सकते हैं ना आकाश जी कि अगर जब आप अपने स्कूलिंग के समय या कॉलेज के समय में, तो ऐसा मैथ और स्टैटिक ऐसा सब्जेक्ट लीजिए कि जिससे आपको इन फ्यूचर इकोनॉमिक्स पढ़ने में हेल्पफुल रहे। तो साथियों, फिर आज हमने बात करी एमए इकोनॉमिक्स के बारे में, और आकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कुछ पहलू पे हमारे साथ बात करी। तो साथियों, इसी तरीके से मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी के जो कुछ कोर्सेज़ हैं उनके बारे में आप तक पहुँचा पाऊँ। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ और कोर्सेज़ के बारे में मैं एक्सप्लेन करूँ, लोगों से बातचीत करूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।